हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैबुलस। आज हम बात करने वाले हैं IC814 के बारे में, जिस पर हाल फिलहाल में एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी बनी है जिस पर काफ़ी वाद विवाद हो गया है। आइए जानते हैं क्या थी IC814 की असली कहानी और कहाँ पर इस सीरीज़ में क्या चूक हो गई है जिसकी वजह से ये आजकल वाद विवाद के बीच में फंस गई है। IC814 जो है वो एक जहाज़ है, एयरप्लेन है जो कि काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था और 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट लेट हो गई थी। पैसेंजर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे कि फ़्लाइट कब चलेगी। तो बहुत ही जल्दबाजी में पैसेंजर्स की एंट्री हुई प्लेन के अंदर और सभी इस बात से अनजान थे कि उन्हीं पैसेंजर्स के बीच में 5 ऐसे लोग हैं जो एयरप्लेन के चलने के थोड़ी देर बाद ही इसको एक हाईजैक डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड ये टेररिस्ट थे हरकतुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के। इनकी कुछ मांगे भी थी जो काफ़ी टाइम तक इन्होंने बताई नहीं थी कि क्या मांगे हैं इनकी। लगभग 190 लोग जहाज़ में थे, इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स एंड इंक्लूडिंग द टेररिस्ट। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने बहुत गहरी छाप छोड़ दी है भारतीय इतिहास में और हमारी सरकार इस समय पर बहुत ज़्यादा मजबूर विवश हो गई थी और काफ़ी शर्मनाक हमारी हिस्ट्री का पीरियड रहा है ये, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करी जाती। और मुद्दा अब ये है कि जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अभी आई है उसने 80-90% तक तो सच दिखाया है, लेकिन उसी के बीच में बहुत ही प्यार से प्रोपेगेंडा भी डाल दिया है, बहुत ही मिठास के साथ। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और असली कहानी जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ें गलत थी और क्या चीज़ें सही थी। एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया। हमारे कैप्टन देवी शरण बोलते हैं कि अपने दाएं तरफ देखिए, आपको सुंदर हिमालय की रेंज दिखाई देगी और सभी यात्री विंडो से दाईं तरफ देखने लग जाते हैं सुंदर नज़ारों को। और 5 यात्री खड़े होते हैं अपनी अपनी सीट से, 2 बिज़नेस क्लास के अंदर और 3 इकोनॉमी के अंदर। उनकी पोजीशंस इस तरीके से थी कि उन्होंने एक ही बार में पूरे जहाज़ को घेर लिया था। और यहाँ पर सीरीज़ में जो गलती की है वो ये है कि डब्बे निकाल कर बैग से मंकी कैप्स वगैरह दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस खड़े हुए और एक मेंबर शायद कॉकपिट में गया था और एयरप्लेन हाईजैक कर लिया था। जब स्टार्टिंग में उन्होंने हाईजैक की अनाउंसमेंट करी तो क्रिसमस का समय था, 24 दिसंबर 1999 की ये बात है और क्रिसमस का समय चल रहा था। पूरा विश्व न्यू ईयर की तैयारी कर रहा था और न्यू ईयर ही नहीं, एक नई सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी। और ये वो समय था जब भारत एक ऐसी मजबूर सिचुएशन में फंस गया था। जब उन्होंने हाईजैक डिक्लेयर किया तो जो ये टेररिस्ट थे वो काफ़ी यंग लड़के थे। तो शुरुआत में पैसेंजर्स को भी ये लगा कि ये शायद कोई क्रिसमस पे मजाक कर रहे हैं और किसी ने सीरियस नहीं लिया। और कोई लेता भी कैसे, कोई जब एयरप्लेन बोर्ड करता है तो कोई नहीं सोचता कि उनकी एयरप्लेन हाईजैक हो जाएगी। और फिर कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि एयरप्लेन हाईजैक हो गया है, घबराना नहीं है, जो ये बोलेंगे इनके साथ कोऑपरेट करना है और पायलट आपको अपने घर इंडिया तक पहुंचाएंगे सुरक्षित। ऐसा उन्होंने बोला, उन्होंने सांत्वना दी सारे पैसेंजर्स को। और तब जाकर पैसेंजर्स को ये पता चला कि एक्चुअल में एयरप्लेन हाईजैक हो गया है। काठमांडू से दिल्ली जाना था, लेकिन पायलट्स ने बोला कि पाकिस्तान की तरफ रुख इसका मोड़ा जाए, लेकिन प्लेन में फ्यूल नहीं था, इतना फ्यूल नहीं था कि इतनी दूर तक फ़्लाइट को ले जाया जा सके। और इस चीज़ का कंसर्न पायलट ने जताया और बहुत देर समझाने के बाद कहा जाता है कि पायलट ने पैर तक छुए उन टेररिस्ट के ताकि वो ये माने इस बात को। और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि फ़्लाइट को पहले ही कहीं लैंड करना पड़ेगा
तो पहले टेररिस्ट ने लाहौर बोला कि लाहौर सबसे पास है। उनमें से कोई एक टेररिस्ट ऐसा था जिसे प्लेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। तो यहाँ पर पायलट भी कोई होशियारी नहीं दिखा सकते थे, तो उन्होंने अपना रुख लाहौर की तरफ मोड़ा। लेकिन ताज़ी कारगिल की चोटें थी और पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि लाहौर पर ये एयरप्लेन नहीं उतरेगा, वो इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो पहले प्लेन लाहौर तक गया था, पर क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं मिली तो एयरप्लेन को वापस मोड़कर अमृतसर में लैंड करवाया गया। अमृतसर में एयरप्लेन लैंड हो गया था और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक एयरप्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। लेकिन कोलिशन में गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी तक को 1 घंटे बाद पता चला कि एयरप्लेन हाईजैक हो गया है और कम्युनिकेशन फेलियर था, इंटेल फेलियर था और पंजाब की फोर्सेस रेडी थी टेक ओवर करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। दूसरी बात ये थी कि जब अमृतसर वो लैंड हुए थे तो एक पैसेंजर रुपिन कटियाल पर वो ऑलरेडी अटैक कर चुके थे नाइफ़ से और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में रुपिन आ गए थे और एक और पैसेंजर को उन्होंने स्टैब किया था जिनका नाम था सतनाम सिंह। और वो नाइफ़ दिखा कर के टेररिस्ट गए कैप्टन देवी शरण के पास और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर और देर करी तो हर 10 मिनट में एक और इंसान को मार दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी डिलेमा में फंस गए थे कैप्टन देवी शरण और काफ़ी देर इंतज़ार भी किया था कि इंडिया में क्योंकि फ़्लाइट आ गई है यहाँ पर कोई एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। काफ़ी कमियाँ इंडियन गवर्नमेंट से भी हुई, इंडियन एजेंसीज से भी हुई और ये बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। इसके अलावा एक और डिलेमा ये भी थी कि उस समय हालात भी ऐसे थे जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनी हुई थी। पंजाब के सीएम जो उस समय थे वो अमृतसर में कोई ब्लडशेड नहीं चाहते थे और सिविलियंस की जान खतरे में थी। अगर कोई ऑपरेशन किया भी जाता तो एजेंसी को ये नहीं पता था कि टेररिस्ट के पास कौन से वेपन्स हैं, कैसे वो आर्म्ड हैं, ये सब उन्हें बिल्कुल इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा मजबूर स्थिति थी ये और 45 से 50 मिनट का समय था गवर्नमेंट के पास और वो कोई ऑपरेशन कर ही नहीं पाए। और जब रिफ्यूलिंग के लिए टैंक आया था तो एक स्ट्रैटेजी ये बनाई गई थी कि उस टैंक में 3-4 कमांडोज छिप जाएंगे और जैसे ही वो रिफ्यूलिंग के लिए जाएंगे दे विल टेक ओवर। लेकिन मिस कम्युनिकेशन के कारण शायद जो वाउज़र का जो ड्राइवर था वो बहुत स्पीड से फ्यूल टैंक को लेकर जा रहा था एंड जब उन्हें बोला गया कि आप थोड़ा धीरे इसको लेकर के जाएं तो उन्होंने एकदम से उसको रोक दिया, जिस वजह से जो टेररिस्ट थे वो सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत ही बोला कि टेक ऑफ करो आप एयरप्लेन। एंड बहुत मजबूर होकर कैप्टन देवी शरण ने वो एयरप्लेन टेक ऑफ करा एंड टेक ऑफ करते करते उन्होंने ये बोला कि ऑल ऑफ अस आर डेड, हम में से कोई नहीं बचने वाला है। और टेक ऑफ के लिए आधे रास्ते में ही उन्होंने टेक ऑफ किया था एंड इससे पता चलता है कि उनकी स्किल्स जो एज अ पायलट थी वो कितनी कमाल की थी और बाल वो बचे थे उस टैंकर से टकराने से। और फिर एयरप्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ दिया जाता है। फिर से पाकिस्तान मना कर देता है और उन्होंने अपनी नेविगेशंस और एयरपोर्ट की लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दी थी। लेकिन जो फ्यूल था वो बिल्कुल कम था और कैप्टन देवी शरण हैड नो ऑप्शन। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें लैंडिंग की परमिशन नहीं देते हैं तो मैं प्लेन को क्रैश करवा दूंगा, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और हमें नहीं पता कि ये प्लेन क्रैश होगा या नहीं होगा। और कैप्टन देवी शरण प्लेन को नीचे लेकर के आए तो उन्हें दिखाई दिया कि वो लैंडिंग एक हाईवे पे करवाने वाले थे और इतने में ही पाकिस्तान ने नेविगेशंस वापस ऑन कर दी, एयरपोर्ट की लाइट्स ऑन कर दी और एयरप्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरवाया गया। और उस समय तक एक पैसेंजर रुपिन कटियाल, जिनको बहुत बुरी तरीके से टेररिस्ट ने स्टैब कर दिया था जब अमृतसर में वो लोग उतरे थे, और रुपिन कटियाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे। और लाहौर पर ये पूछा गया था कि अगर हम इन्हें उतार दें, इनका इलाज यहाँ हो जाए, लेकिन लाहौर वालों ने साफ मना कर दिया, पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि ये नहीं पॉसिबल है। और उन्होंने जल्दी से जल्दी रिफ्यूल किया एयरप्लेन को और कैप्टन देवी शरण ने फिर से टेक ऑफ किया और
इस बार जो टेररिस्ट थे वो एयरप्लेन को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी और एयरप्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं था कि सारी रात वो उड़ता रहे, तो अगली लैंडिंग जो है वो यूएई दुबई में करवाई गई। दुबई में जो लैंडिंग करवाई तो वहाँ पर उन्हें फिर से फ्यूल चाहिए था आगे जाने के लिए, तो फ्यूल के बदले कुछ हॉस्टेजेस को छुड़वाया गया, औरतों और बच्चों को छोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि सभी औरतों को नहीं छोड़ा गया था, उन्हीं औरतों को छोड़ा गया था और बूढ़ों को छोड़ा गया था। जिन औरतों के साथ बच्चे थे उन्हीं औरतों को छोड़ा गया था। और यहीं पर मिस्टर रुपिन कटियाल का पार्थिव शरीर भी टेररिस्ट ने नीचे फेंक दिया था। इट इज़ अ सैड स्टोरी, और एक जान उसमें इस हाईजैकिंग में चली गई। और उसके बाद 27 हॉस्टेजेस को दुबई छोड़ने के बाद एयरप्लेन ने फिर से टेक ऑफ किया और इस बार रुख मुड़ गया कांधार की ओर। कांधार जो अफ़गानिस्तान में है, जहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट है जिसे इंडिया मानता नहीं है। ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि कैसे अब नेगोशिएट किया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट इतना तो श्योर थी कि मसूद अजहर को छोड़ने की बात यहाँ पर होगी। कांधार पहुँचने के बाद जो टेररिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में आ गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, जब नेपाल से एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद जब हाईजैक हुआ था उसके तुरंत बाद ही विंडोज़ के जो ब्लाइंड्स हैं वो नीचे करवा दिए गए थे। तो जो पैसेंजर्स थे उन्हें कभी नहीं पता चला कि कब वो अमृतसर लैंड हुए हैं, कब वो लाहौर उतरे हैं, कब दुबई उतरे हैं। जब दुबई उतरे थे तो काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई थी, हल्ला हो गया था कि लोगों को वो निकाल रहे थे और एयरप्लेन से उतार रहे थे। और उसके बाद जब कांधार पहुँचे तो तब भी जो विंडो ब्लाइंड्स थे वो आखिरी दिन ही ऊपर करवाए गए थे। और वॉशरूम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि दो सामने वाले जो वॉशरूम्स थे वो टेररिस्ट ने खुद के लिए रख लिए थे और जो पीछे वाले वॉशरूम्स थे वो पैसेंजर्स के लिए छोड़ दिए थे। और वॉशरूम्स क्लॉग होने लग गए और खाने के लिए नहीं था। किसी इंटरव्यू में एक विक्टिम ने, एक पैसेंजर ने ही अपनी कहानी बताते हुए बताया है कि पानी मिलना भी उनके लिए मुश्किल था, खाने को कुछ नहीं था। कांधार आने के बाद दिन में एक मील वो देने लग गए, लेकिन उसमें भी अफ़गानी जो नान होती है उसमें एक मीट का टुकड़ा रख के उनको दे दिया जाता था। शायद वो चिकन था और उसके साथ कुछ फ्रूट्स और थोड़ा सा दूध। ऑरेंज की स्लाइसेस पे उन लोगों ने अपना समय उस टाइम पर बिताया और उस समय पर लोग कम खा रहे थे क्योंकि वॉशरूम्स की हालत ख़राब थी। और तब ये नेगोशिएशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कांधार आए जिसमें से एक अजीत डोवाल भी थे। और जो शुरुआती डिमांड्स थी टेररिस्ट की वो ये थी कि उन्हें सज्जद अफ़गानी की डेड बॉडी चाहिए थी, 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स चाहिए थे और तीसरी डिमांड थी कि 35 टेररिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाए इंडियन प्रिजन से, जो कि पॉसिबल नहीं था। और इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया टेररिस्ट के साथ और आखिरी में यह डिसाइड हुआ कि 3 टेररिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी और वो 3 टेररिस्ट थे मसूद अजहर, मुश्ताक ज़रगर और अहमद शेख। और इन 3 टेररिस्ट के छूटने के बाद बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए इंडिया में, जिसका पछतावा आज तक होता है। इसके बाद जो इंडियन पैसेंजर्स हैं उनको छोड़ा गया और दूसरे प्लेन में उनको लेकर जाया गया और इसके बाद इंडिया वो लोग वापस आ गए। ये थी कहानी IC-814 की, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है और अब हम बातें करेंगे उन कुछ किस्सों के बारे में जो मैंने आर्टिकल से पढ़े हैं, पैसेंजर्स ने इंटरव्यू दिए हैं, उससे जो मुझे कुछ जानकारी मिली है, या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में गलत पोर्ट्रे कर दी गई हैं, क्या फ़िक्शन है, क्या रियलिटी है, उनके बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी बताई जाती हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो सीरीज़ में ये दिखाया जाता है कि कोई जूनियर रॉ ऑफिसर है, राम, कोई एजेंट है जो नेपाल में जाके पिटाई भी करते हैं नेपालीज़ की, और जो पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि IC-814 हाईजैक होने वाली है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। एक्स रॉ चीफ AS दुलात ने ये चीज़ कंफर्म की है कि ऐसी कोई इंटेल नहीं थी, और अगर ऐसी कोई इंटेल होती तो उस समय रॉ के ही कोई ऑफिसर उस जहाज़ पर ट्रैवल नहीं कर रहे होते। और
ये जो रॉ के ऑफिसर उस दिन जहाज़ पर थे, इनका नाम है शशि सिंह भूषण तोमर, जिन्हें घोस्ट पैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। ये बताते हैं एएस दिलात के साथ एक कन्वर्सेशन में कि उन्होंने जब वो एयरप्लेन में थे उन्होंने कोई आई कांटेक्ट नहीं किया टेररिस्ट के साथ और मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी गर्दन नीचे करके बैठे रहते थे और आखिरी के दिनों में उन्होंने खाना खाना भी बंद कर दिया था क्योंकि टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहा जाता है कि इन्हें बचाने के लिए अमृतसर में कमांडोज़ ने एयरप्लेन पे टेक ओवर नहीं किया। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो टेररिस्ट ने $200 मिलियन की डिमांड करी थी, उस दिन एयरप्लेन में एक इकोनॉमी क्लास में एक ऐसे यात्री बैठे थे जो सिर्फ एक चेक साइन करते और उनकी ये मुराद भी पूरी हो जाती। स्विस इटालियन बिजनेसमैन रॉबर्टो गियरी उस समय पर बैठे थे एयरप्लेन में, जिनका वर्ल्ड मनी प्रिंट बिजनेस था। मतलब जो वर्ल्ड का मनी है 90% तक वो प्रिंट करते थे, उनकी कंपनी प्रिंट करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन थे जो कि उस दिन इत्तेफाक से उस एयरप्लेन में बैठे थे और उन्होंने सोचा कि ये भी एक एक्सपीरियंस करके देखते हैं। 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, देखते हैं इकोनॉमी क्लास में कैसे क्या होता है। पर उन्हें क्या पता था कि वो 2 घंटे की जो राइड है वो 8 दिन में बदलने वाली थी, उनकी एयरप्लेन हाईजैक होने वाली थी। इसके अलावा एक और हस्ती कहते हैं कि नेपाल नरेश के जो राज पंडित हैं वो इस एयरप्लेन में प्रेजेंट थे उस दिन। एक आईपीएस ऑफिसर की शायद वाइफ भी उस दिन एयरप्लेन पे प्रेजेंट थी। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उस दिन एयरप्लेन पे प्रेजेंट थे। 26 हनीमून कपल्स प्रेजेंट थे जो कि नेपाल से आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि जब उन्होंने जीवन की एक नई शुरुआत करी है उस समय पर ऐसी किसी स्थिति से उनका सामना हो जाएगा। जिनमें से एक कहानी है रचना रुपिन की जो काफ़ी दर्दनाक है और मिस्टर रुपिन कटियाल का कत्ल कर दिया जाता है इसी हाईजैकिंग के दौरान। और काफ़ी यंग थी रचना और इनके लिए बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमेटिक रहा है और पूरी एयरप्लेन जर्नी के दौरान उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड का कत्ल हो गया है। वही में रुपिन की डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है टेररिस्ट द्वारा और रचना उस समय पर एयरप्लेन में ही होती हैं और उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है। इसके अलावा एक और जो पैसेंजर्स थे वो थे इप्सिता और बिपिन मेनन। इप्सिता एक डेंटिस्ट थी और बिपिन मेनन सिविल सर्वेंट थे और ये भी अपने हनीमून से वापस लौट रहे थे। और इप्सिता बताती हैं कि कैसे उनके कैमरा की रील्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बर्गर सनी अहमद काजी जो कि एक हाईजैकर थे। जब वो कांधार लैंड होते हैं तो वहाँ पर सभी पैसेंजर्स के बैग्स चेक होते हैं और देखते हैं कि कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है। इप्सिता के पास कैमरा होता है और वो बोलती भी हैं उन्हें कि आपकी इसमें फ़ोटो नहीं है, प्लीज़ ये रील मत डिस्ट्रॉय करो। पर बर्गर उनकी एक नहीं सुनते और डिस्ट्रॉय कर देते हैं रील। काफ़ी कपल्स जो हैं जब अमृतसर में फ़्लाइट रुकी थी तब उनको अलग कर दिया गया था, लेकिन इप्सिता और मेनन फ़्लाइट में जब तक थे वो साथ रहे थे और लकीली उनको अलग नहीं किया गया था। तो वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट में बने रहे और इप्सिता और बिपिन ये चीज़ मानते हैं कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था उनकी लाइफ में जिसने उनके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत किया है। कांधार में आने के बाद विंडो ब्लाइंड्स ऊपर कर दिए गए थे। कुछ लोग इस चीज़ का दावा करते हैं, कुछ बोलते हैं कि आखिरी दिन ही ब्लाइंड्स को ऊपर किया गया था और वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक था। एयरप्लेन को इर्द गिर्द से तालिबानियों ने घेरा हुआ था। साइकिल पे सवार थे तालिबानी और AK-47 कंधे पर थी। काफ़ी डरावनी ये स्थिति थी उन लोगों के लिए। एक समय ऐसा भी आया था जब टेररिस्ट के साथ जब इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही थी तो जब उन्हें लगता कि कोई हल नहीं निकल रहा है तब टेररिस्ट गुस्सा हो जाते थे और डराने लग जाते थे पैसेंजर्स को और बोलते थे कि तुम सभी अब मरने वाले हो। जिस भगवान में तुम मानते हो, जिस धर्म में मानते हो उनसे प्रे कर लो, आधे घंटे में तुम्हें मार देंगे। और एक पैसेंजर बताते हैं कि उस समय पर उन्होंने उस आधे घंटे में अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था कि वो मरने वाले हैं। उन्होंने अपनी सारी
बैंक अकाउंट डिटेल्स और सब कुछ एक स्लिप में लिख दिया था और उन्होंने उसे ऊपर की पॉकेट में इसलिए नहीं रखा कि क्या पता उनके दिल पर गोली मार दें, इसलिए उन्होंने अपनी एक दूसरी पॉकेट में उसे छिपा के रख दिया। और उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और फिर उन्हें समझ आया कि अभी तक तो नहीं मरने वाले हैं। और कहा जाता है कि चीफ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते थे, रात के टाइम पर 1-2 बार वो राउंड लेते थे। उसके अलावा जो बर्गर था वो सबसे मिलनसार टेररिस्ट था, थोड़ा फ्रेंडली नेचर था उसका। और नेटफ्लिक्स सीरीज़ में दिखाया है कि अंतराक्षरी वो लोग खेल रहे हैं। ये भी एक कंट्रोवर्सी हुई कि कौन हाईजैकिंग के समय अंतराक्षरी खेलता है, बट एक पैसेंजर ने ये कंफर्म किया है कि ये एक्चुअल में हुआ था। ये भी दिखाया है कि एयर हॉस्टेस को थप्पड़ मारा है, वो चीज़ नहीं हुई थी। औरतों के साथ उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी तो नहीं की थी। और जो डॉक्टर था उनमें से वो इस्लाम को काफ़ी प्रीच करता था। जिसने रुपिन कटियाल को मारा था वो ये बोलता था कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, हमारी बहन बेटियों पे जुल्म करती है आपकी सरकार, और काफ़ी कुछ उन्होंने बोला था। और वो पैसेंजर्स को बोलते थे कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, और बोलते थे कि हमारे इतने अच्छे आदमी को उन्होंने पकड़ के रखा है, वो कभी तलवार नहीं उठाते, वो तो कल्म का काम करते हैं। मौलाना उन्हें कह रहे थे वो, और जिस मौलाना की वो बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, मसूद अजहर है, जिसने बाद में 26/11 पुलवामा अटैक जैसे हादसे करवाए इंडिया में। और बोला और शंकर, जिनका असली नाम है ज़हूर मिस्त्री और शाकिर, ये इतना शायद नहीं बोलते थे, चीफ भी इतना नहीं बोलता था। और डॉक्टर जो है वो इस्लाम को प्रीच करता था, और बर्गर थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली था, ऐसा पैसेंजर्स ने कंफर्म किया है। लेकिन काफ़ी इंसानियत सीरीज़ में दिखाई है जो कि सच नहीं है। और जो खाना, इतना सारा खाना उन्हें बांट रहे हैं और हर जगह खाना रीस्टॉक हो रहा है, ये चीज़ भी नहीं हो रही थी। खाने को उन्हें एक्चुअल में मिल ही नहीं रहा था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की थी, पानी नहीं मिल रहा था उनको पीने के लिए। काफ़ी पेशेंट्स ट्रैवल कर रहे थे एयरप्लेन में, डायबिटिक थे, और एक लड़का शायद कांधार में ही हॉस्पिटल में गया था, और वो अगले दिन ही वापस आ गया डर के मारे, और उसने बोला कि मैं यहाँ ज़्यादा सेफ़ हूँ, वहाँ से ज़्यादा मैं यहाँ सेफ़ हूँ, और काफ़ी वो डर गया था लड़का। एक और पैसेंजर अपनी कहानी शेयर करती हैं, और उन्हें काफ़ी अफेक्शन है बर्गर जो टेररिस्ट है उनके साथ, और बोलती हैं कि उनका बर्थडे था 27 दिसंबर को, और उन्होंने कहा कि आप लोग, हम तो इनोसेंट हैं, आप लोग हमें छोड़ दें, कल मेरा जन्मदिन है। और बर्गर ने उन्हें अपना शॉल दिया और उस पर ऑल द बेस्ट लिखा, उन्हें सिस्टर बोलते हुए, और उनके हस्बैंड को हैंडसम बोलते हुए उन्हें बेस्ट ऑफ लक लिखा, और बर्गर ने उस पर साइन किया। तो ये चीज़ें कहते हैं कि काफ़ी बार जो किडनैपर है, जो ये हाईजैकर हैं, ये इस तरीके से बिहेव करते हैं विक्टिम के साथ, और इस तरीके से बातें करते हैं कि जो विक्टिम है वो ही ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद हमारी तरफ से ही कोई गलती हो रही है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। और स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें विक्टिम को अपने ऊपर जुल्म करने वाले किडनैपर या जो क्रिमिनल है उस पर उसके साथ ही सिंपैथी होने लग जाती है कि ये तो शायद अच्छे हैं। नेटफ्लिक्स पे आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी कुछ झूठ दिखाया है, जो एयर हॉस्टेस का रोल दिखाया गया है उसमें, और कैसे उनको थप्पड़ मारता है टेररिस्ट, वो झूठ है। जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। उसके अलावा जो इतने अच्छे टेररिस्ट हैं उस डॉक्यूमेंट्री में, इतने प्यार से बात करते हैं और इतनी केयर करते हैं कि हमारा तो रमज़ान है लेकिन आप तो खाना खा लीजिए, ये इतने अच्छे हैं कि खाना दे रहे हैं। तो पैसेंजर्स ही ये बताते हैं कि पानी के लिए भी वो लोग तरस गए थे, पानी तक उनको नहीं मिलता था, पानी की ज़्यादा दिक्कत थी, खाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो ये चीज़ झूठ थी, जबकि वो इतने डब्बे दिखा रहे हैं कि टेररिस्ट ही वो डब्बे ऐसे बांट रहे हैं, तो वो सब झूठ था। खाने की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि जब वो कांधार गए थे तब उनको एक मील मिलने लगी थी, और उस मील में भी एक वो अफ़गानी नान में चिकन
अंदर डाल के उनको दे देते थे। और मोस्टली पैसेंजर्स वेजिटेरियन थे, तो वो खाते नहीं थे। तो उन वेजिटेरियन पैसेंजर्स को एक संतरा, 2 को एक संतरा और थोड़ा सा दूध, बस काम चलाने के लिए कि वो ज़िंदा रह जाएं, इतना ही मिला था। पानी की बहुत ज़्यादा तंगी थी वहाँ पर, और बहुत दूर से शायद पानी लेकर आते थे और पानी उनको मिलता था। तो ये भी एक सिचुएशन थी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि खाना दे रहे हैं, हमारा तो रमज़ान है, आप तो खाइए, ये सब झूठ है। ये इतना ज़्यादा ह्यूमनाइज़ कर दिया है। उसके अलावा एक जगह पर जब दुबई में फ़्लाइट लैंड होती है और वो टेररिस्ट मिस्टर रुपिन कटियाल का शरीर उठाकर नीचे फेंक देते हैं, तो एयर होस्टेस हेजिटेट करती है और शायद कुछ बोलती है, क्यों आपने नीचे फेंका, लाइक आराम से भी दे सकते थे, ऐसा कुछ सीन है। तो उसमें वो टेररिस्ट उसको जवाब देता है कि डेथ आपके लिए ट्रेजेडी है, ये आपकी प्रिविलेज है। और वो इतने इमोशनली इस तरीके से बोलता है कि वो एयर होस्टेस भी सिंपैथाइज़ करती है उसके साथ, एंड व्यूअर भी सिंपैथाइज़ करता है उनके साथ कि अरे दे हैव गॉन थ्रू सो मच, कि इनके लिए डेथ प्रिविलेज नहीं है, अगर हमारे लिए डेथ ट्रेजेडी है तो दैट इज़ आवर प्रिविलेज। इस तरीके से ये सब दिखाया गया है। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है। यू आर ह्यूमनाइजिंग अ टेररिस्ट, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कहते हैं कि उस फ्लाइट में जो बर्गर सनी काजी जो टेररिस्ट था, वो थोड़ा फ्रेंडली था सबके साथ, और अंतराक्षरी दिखाई है डॉक्यूमेंट्री में, और ये सच है, अंतराक्षरी खिलाई गई थी, पैसेंजर ने ही कंफर्म किया है। तो झूठ के बीच में थोड़ा थोड़ा सटली इनको ह्यूमनाइज़ करके दिखा देंगे, और आईएसआई का कोई हाथ नहीं है, ये सब बता देंगे। आने वाली जनरेशन्स को क्या ही पता चलेगा, आने वाली जनरेशन से रिसर्च नहीं करती। उन्हें जब IC-814 के बारे में जानना होगा, वो सोचेंगे कि अरे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, चलो वो देख लेते हैं, एंड ISI का तो इसमें हाथ ही नहीं है। तो ये भी कहा जाता है कि लाहौर में जब रीफ्यूलिंग हुई थी, तो उसके साथ साथ कोई एक बैग भी इन टेररिस्ट को दिया गया था, और इनका ये प्लान था कि जब ये टेररिस्ट रिलीज़ हो जाएंगे और हाईजैकर्स एयरप्लेन से बाहर आ जाएंगे, कांधार में एयरप्लेन में ब्लास्ट होगा। तो ये भी कहा जाता है, पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सच है कि नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बताई जाती है वो ये है कि जब वो 2 ISI ऑफिसर्स कांधार में प्रेजेंट थे, उनके होने से वो हाईजैकर्स काफ़ी रिलैक्स थे, और उन्हें ये भी कहा गया था कि उनकी सेफ्टी की उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नेगोशिएट उन्हें जो करना है वो करें, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्हें नेगोशिएट करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। दे वर वेरी श्योर कि वो इसके बाद आज़ाद ही होने वाले हैं। एक लेसन है, सीखना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो सच्चाई भी उतनी ही इसमें रखनी चाहिए थी, ना कि प्रोपेगेंडा फैलाना चाहिए था। और टेररिस्ट को ह्यूमनाइज़ करके कुछ नहीं मिलने वाला। शायद ये आगे आने वाली जनरेशन्स की आंखों में धूल झोंकना हुआ। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ।